जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो इनके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, यह वर्ड है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म व्यंजन। जो यह वर्ड है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आते कौन कौन है? य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन में आते हैं ड और ढ। किस में आते हैं? उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन में स, ख, स, ह यह ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनी, अर्पण। तो आनंद का विलोम शब्द है विषाद। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, श्रृंगार, श्रृंगार। तो ये तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या है? कुमुदिनी है। और यहाँ पर श्रृंगार है। इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि श्रृंगार भी पूछा है, इसका शुद्ध रूप यह है और कुमुदिनी का शुद्ध रूप यह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पंक्षी, ब्राह्मण, उपयुक्त में से सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ है उपयुक्त में से सभी। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वही प्रश्न मॉडल पेपर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो अधिक बार पूछे गए हैं। जैसे 2016, 17, 18 में यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न है, यह र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? तो यह मैंने पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें ही बताया था। यह र ल व कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान स्पर्श ऊष्म वर्णों के मध्य में होता है। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन और उचित का विलोम शब्द होगा अनुचित। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कौशल का नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में 4 कौशल है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए कितने कौशल हैं? 4 कौशल है। इनको याद कैसे करेंगे? सुबोपली, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। इस प्रकार से याद रखिएगा। हिंदी भाषा के 4 कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, स, ख, स, ह। इनके उच्चारण मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रिक का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक हुआ प्लुत स्वर, जिनमें 3 मात्रिक का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जान गए। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं, जैसे 2016, 17, 18, 19 में यह प्रश्न आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। तो विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते या बोलते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकने के संकेत देने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। पहला है अल्प विराम चिन्ह। वाक्य में बहुत समय, बहुत कम समय के लिए रुकना, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन गए। तो मतलब जो नाम होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी रुकावट जो आती है वही क्या है? अल्प विराम है। पूर्ण विराम, जब वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है तो उसके लास्ट में जो खड़ी पाई ऐसे खींची जाती है वही क्या है? पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम के बाद में आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक किकहरा होता है, एक एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, जो ऐसे ऐसे करके बीच में लिखा जाता है। जब किसी की बात को हूबहू वैसे लिखना होता है तो किसमें लिखा जाता है?
उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। तो लेखन शिक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं। एक है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। इसमें शिक्षक श्यामपट्ट या कॉपी पर अक्षर शब्द लिख देता है और छात्र देखकर उसका अनुकरण करते हुए लिखते हैं। यह प्रारंभिक स्तर के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में ऐसे समझिए, जब किसी बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाता है तो उसे लिखना नहीं सिखाया जाता। ऐसे क्या करते हैं, एक ढड्ढा सा प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें क बना होता है लकड़ी का और बीच में गैप होता है। तो इसमें क्या करता है, वो अंगुली फेरता है। अंगुली फेरने के बाद में फिर उसे पेन दिया जाता है, पेंसिल दिया जाता है, जिसके जरिए वो लिखता है। यही क्या है, मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी विधि, इसमें बच्चों को पहले लकड़ी या गत्ते से बने अक्षरों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है, फिर उसे लिखने का अभ्यास कराया जाता है। मॉन्टेसरी विधि समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अग्नि और आकाश के दो दो समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। लिखिए, तो अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, श्रुतलेख का अर्थ और महत्व बताइए। तो श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना और सुलेख का मतलब है सुंदर लिखना। सुलेख का मतलब है, सुलेख का मतलब क्या है, सुंदर लिखना, और श्रुतलेख का मतलब है सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलते हैं, छात्र सुनकर लिखते हैं। इसका महत्व छात्रों की श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना, लेखन की गति बढ़ाना और एकाग्रता विकसित करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी संख्याएं कितनी होती हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कुल 25 वर्ण होते हैं क से प वर्ग तक या क से म तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना, या प्रकट करना ही क्या कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। इसके प्रमुख साधन है बातचीत, संवाद, भाषण, कहानी कहना, कविता पाठ, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, नाटक, मंचन आदि। प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, तभी हम आप लोगों के लिए और सब्जेक्टों का मॉडल पेपर लाएंगे। अभी तो हम थर्ड सेमेस्टर वालों का काफी बेहतर तरीके से मॉडल पेपर करा रहे हैं, जिन्हें वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, शिलालेख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। देवनागरी लिपि में वर्णों या अक्षरों के ऊपर यह जो लाइन खींची जाती है, इसी को क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। इसका महत्व अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना, शब्दों को अलग और अलग अलग दर्शाना, जिससे शब्दों का एक अलग अर्थ निकल सके, और यह देवनागरी लिपि की पहचान है। इसके बिना लेखन अशुद्ध माना जाएगा। इनमें वर्णों में जैसे घ, ध, घ, म, भ में भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। जब आप शिलालेख खींच देते हैं, इससे क्या होता है, भ्रम दूर हो जाता है। इसी प्रश्न के साथ पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, और आपको यहाँ जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके आप हिंदी को बेहतर अपना बना सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आप अपने परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। आप क्लिक करके एक बार जरूर विजिट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।